हेलो 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 हेलो।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट में कल हम लोग पढ़ रहे थे मुद्रास्फीति, है ना। हमने ये पढ़ लिया था कि मुद्रास्फीति के कारण क्या है। मैंने आपको कारण समझा दिए थे, लिखाए नहीं थे। तो मुद्रास्फीति के कारण लिख करके उसको दो पार्ट में डिवाइड करते। कारण लिख के दो भाग में डिवाइड करें। एक तरफ मांग में वृद्धि। आवाज में क्या दिक्कत आ रही है? क्लियर नहीं है साउंड? दो भाग में डिवाइड करो तब तक आप। मांग में वृद्धि और दूसरी तरफ आपूर्ति में कमी। आपूर्ति में कमी। जिधर आपने लिखा मांग में वृद्धि उस साइड नोट करते। अभी आवाज क्लियर है? चलो कोई बात नहीं, टेक्निकल टीम अपना काम कर रही है ना। तब तक आप लोग लिखिए और मैं समझा नहीं रहा, इसीलिए जब आवाज़ क्लियर नहीं होगी तो समझाने में दिक्कत आएगी। आज आप लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। कुछ तबीयत का मामला है ना। फीवर हो गया? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये वो फीवर नहीं है जिसमें छोड़ दिया जाता है, समझ गए? इस फीवर में दवाई लेके काम चल सकता है, उस फीवर की कोई दवाई नहीं होती है। तो फिलहाल फिलहाल मैंने टेबलेट खाई है तो क्रोसिन से काम चल जाएगा, है ना। मतलब इससे पता चल रहा है कि आप लोग मेरी क्लास से कितने परेशान हो। ऐसा है? बताओ किस दूसरा सब्जेक्ट लगवा देते हैं, शाम को लगवा दे। नहीं नहीं नहीं, क्लास खराब तो होगी नहीं। हम लोग अगर क्लास में आते हैं तो ये मान के आते हैं कि पढ़ाना है ना। और जब तक क्षमता वो लगेगी, मतलब लगेगा कि अभी इतना आज पढ़ा सकते हैं, 1 बजे 1:30 बजे, जब तक मुझे लगेगा पढ़ाऊंगा। जहाँ मुझे लगेगा अब एक्सीड हो रहा है मामला, वहाँ छोड़ देंगे। एक ऑप्शन सबसे सरल होता है। सबसे सरल ऑप्शन क्या है? मैसेज करवा दो आज क्लास नहीं होगी, सबसे सरल ऑप्शन है। कर सकते थे ना। लेकिन सरल ऑप्शन को अपनाने के बाद आप लोगों का नुकसान होता है। यही हमारे दिमाग में बैकग्राउंड में चल रहा होता है कि 1 1.5 2 घंटे जितनी देर पढ़ा सकते हैं पढ़ा लेते। सबसे सरल ऑप्शन है टीचर के पास। आपको एक मैसेज करवाना था, हमने स्टाफ से बोल देना था, मैसेज आ जाता। लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है। जब तक हम लोग थोड़ी देर पढ़ा सकते हैं पढ़ लेते हैं, एटलीस्ट कुछ तो सिलेबस चलेगा। आप और आप लोग भी, अगर मैं नहीं आऊँगा तो माहौल कैसे बनेगा? हाँ, नोट करें। सैटरडे भी है, देखो आवाज आई है। अब समझ आ गया, ये बुखार जो है दवाई से ठीक नहीं होगा। नोट करें। मांग में वृद्धि लिखें। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ने लगती, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ने लगती तो कीमत स्तर में भी वृद्धि होती। कीमत स्तर में भी वृद्धि होती। इसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। इसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। अब इसी में जो आपने लिखा है इसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, तो नीचे इसमें लिख देना मांग में वृद्धि के कारण। एक हेडिंग बना लो, मांग में वृद्धि के कारण। और अब यहां पर हम पॉइंट्स में लिख कारण लिख लेंगे जो कल हम समझ रहे थे। लिखें फर्स्ट पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि। सेकंड, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। थर्ड पॉइंट, राजकोषीय घाटे में वृद्धि। राजकोषीय घाटे में वृद्धि।
नेक्स्ट, अत्यधिक कल्याणकारी योजनाएं। अत्यधिक कल्याणकारी योजनाएं। नेक्स्ट, उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि। उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि। अब जो आपने क्रय शक्ति लिखा है इसके 3-4 सब पॉइंट बना लेते हैं। क्रय शक्ति किस वजह से बढ़ेगी, तो पहला सब पॉइंट मजदूरी दर में वृद्धि। मजदूरी दर में वृद्धि। दूसरा, सस्ती मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति। थर्ड पॉइंट, प्रत्यक्ष कर की दर में कमी। प्रत्यक्ष कर की दर में कमी। अब दूसरी साइड लिखते हैं, टेबल का दूसरा हिस्सा। आपने जो हेडिंग डाला हुआ है सप्लाई में कमी लिखा है, उसमें लिखना यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में कमी आए, आपूर्ति में कमी आए तो कीमत स्तर में वृद्धि होने लगती। कीमत स्तर में वृद्धि होने लगती। आपूर्ति में कमी का मुख्य कारण आपूर्ति में कमी का मुख्य कारण लागत में वृद्धि होना है। लागत में वृद्धि होना है। इसीलिए इसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। इसीलिए इसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। फिर उसी में नीचे हेडिंग डालना, उसी साइड नीचे हेडिंग डालना, लागत जनित मुद्रास्फीति के कारण। लागत जनित मुद्रास्फीति के कारण। तो कारण नोट करें। फर्स्ट, कच्चे माल की लागत में वृद्धि। कच्चे माल की लागत में वृद्धि। दूसरा, भूमि के किराए में वृद्धि। भूमि के किराए में वृद्धि। तीसरा, मजदूरी दर में वृद्धि। मजदूरी दर में वृद्धि। चौथा, कठोर मौद्रिक नीति। कठोर मौद्रिक नीति। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष कर की दर में वृद्धि। अप्रत्यक्ष कर की दर में वृद्धि। नेक्स्ट, आधारभूत संरचना की लागत में वृद्धि। आधारभूत संरचना की लागत में वृद्धि। नेक्स्ट, परिवहन लागत में वृद्धि। परिवहन लागत में वृद्धि। नीचे हेडिंग डालते हैं अलग से, टेबल के अलावा, ये लेफ्ट राइट जो लिखा था इसके अलावा अलग से नीचे हेडिंग डालना, आपूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारक।
आपूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। तो कौन कौन से कारक हैं? पहला, कच्चे तेल की कीमत। कच्चे तेल की कीमत। दूसरा, भू राजनीतिक परिस्थितियां। भू राजनीतिक परिस्थितियां। थर्ड, जमाखोरी। चौथा, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट, आवश्यक वस्तुओं के आयात में कमी। अगला पॉइंट, आवश्यक वस्तुओं के आयात में कमी तथा निर्यात में वृद्धि। निर्यात में वृद्धि। हाँ जी, ये लाइन समझ आई? अभी जो लास्ट में आपने पॉइंट लिखा, आवश्यक वस्तुओं के, अगर मान लो भारत में दाल की खपत ज़्यादा है और अगर हम दाल का आयात कम कर लेते हैं तो उससे क्या होगा? दाल की सप्लाई, सप्लाई कम तो कीमत। तो हमने लिखा है आवश्यक वस्तुओं के आयात में वृद्धि, कमी। या अगर हम निर्यात बढ़ा दें मान लो गेहूं का, तो भी घरेलू स्तर पर सप्लाई, और अगर घरेलू स्तर पर सप्लाई कम होती है तो उससे कीमत। यानी हमें बेसिकली जितने भी पॉइंट बने, आपने देख रहे होंगे 15-20 पॉइंट बन जाते हैं, ये जितने भी पॉइंट बने सबका मूल कारण दो ही है। और मूल कारण क्या है? या तो डिमांड बढ़ रही है, या यूपीएससी आपसे इन्फ्लेशन का क्वेश्चन पूछे और नीचे जितने स्टेटमेंट लिखे, पढ़ने ही नहीं है स्टेटमेंट, आपको तो चेक करना है कौन कौन से स्टेटमेंट डिमांड बढ़ाते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट सप्लाई कम करते हैं। बाकी जो बचा हुआ वो सब छोड़ दो, वो गलत हो गया। अगर आपने उसकी भाषा में पढ़ा तो उलझ जाओगे, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया भी हुआ वैसे पीछे से, लेकिन फिलहाल मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। एक पॉइंट और है, उसको अभी समझ में नहीं आएगा इसलिए जस्ट केवल लिख लेना, मैं नाम सुना रहा हूँ आपको। एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे मेंस में, एक अधिनियम होता है एपीएमसी अधिनियम। क्या नाम है? इस अधिनियम में विसंगतियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं। उस अधिनियम की वजह से भी बाजार में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। यानी क्लियर है? तो फिलहाल हम बस नाम लिखेंगे एपीएमसी अधिनियम में विसंगतियां। जब हम एग्रीकल्चर वाला हिस्सा पढ़ेंगे तो हमें यह अधिनियम डिटेल से समझना है, तो वहां पे समझ आएगा और वहां फिर मैं दोबारा इसको मुद्रास्फीति से जोड़ दूंगा। तो लिख लेते हैं अगला पॉइंट, एक और लास्ट पॉइंट एक और लिखें, एपीएमसी अधिनियम में व्याप्त विसंगतियां। एपीएमसी अधिनियम में व्याप्त विसंगतियां। लिख लिया? हाँ जी, अब सुनते हैं आगे। अब आप बताओ कोई भी ऐसा क्वेश्चन, जैसे मैं एक पूछ लेता हूँ आपसे कि सपोज करो आज के पेपर में दिया है कौन सी राज्य में ऐसा है कि सरकार वहाँ पे क्या क्या बांटेगी, ऐसा करके दे दिया है ना। ये जो पंखे बांटने की बात हो रही है, हम याद आया मुझे, आज के पेपर में दिया है कि पार्टी कह रही है कि हम पंखे बांटेंगे और करीब 1 करोड़, शायद ऐसी कुछ नंबर था, 1 करोड़ पंखे बांटने। तो आप ये बताओ इससे क्या होगा? ये खर्च बढ़ेगा, सार्वजनिक व्यय, और सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा तो ये इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। तो दूसरे शब्दों में सरकार नागरिकों को जितने भी प्रकार की सब्सिडी देती है, तो जिस व्यक्ति को सब्सिडी मिल रही है उसके लिए दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो खुश है कि सरकार ने हमें कुछ पैसा दे दिया, कुछ सहायता दे दी। लेकिन प्रैक्टिकली दूरगामी तरीके से देखा जाए तो वो इन्फ्लेशन को बढ़ा देता है। जैसे स्पेशली रेलवे में आप देखोगे, वर्षों तक भारत में रेलवे में किराया नहीं बढ़ाया गया। नागरिकों का जो पैसेंजर किराया होता है वो किराया नहीं बढ़ाया, है ना। किराया नहीं बढ़ाया क्यों? क्योंकि सरकार ने दिखाया नागरिकों को, देखो हम सस्ते में आपको रेलवे की सुविधाएं दे रहे हैं, लोग खुश। रेल बजट आता था और किराया नहीं बढ़ता था। लेकिन गवर्नमेंट को रेलवे चलाना है तो कहीं ना कहीं से मनी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो वो क्या करते थे? माल भाड़ा बढ़ा देते थे। क्या बढ़ाया? अब माल भाड़ा, इसमें रेलवे में जो माल की ढुलाई होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, आप देखोगे सीमेंट, कोयला, है ना, ये ऐसी वस्तुएं हैं, इस तरह ऐसे बहुत सारे और आइटम हैं जिनकी ढुलाई केवल और केवल रेलवे से ही होती है। आप बताइए कोयला, सीमेंट या अन्य जो वस्तुएं हैं, खाद, उर्वरक, ये सब महंगा होगा, माल भाड़ा बढ़ेगा तो महंगा होगा। उसका असर किस पर पड़ा?
लेकिन ये सब सरकार ने क्यों किया? क्योंकि नागरिकों को खुश कर सके, किराया नहीं बढ़ाया हमने आपका। तो बताएं आंसर, नागरिकों को वास्तव में कोई फायदा हुआ नहीं, ये होता है प्रैक्टिकली। तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है उससे, और गवर्नमेंट अपने राजनीतिक लाभ के लिए, पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करती रहती हैं। लेकिन ये क्रॉस सब्सिडी है जो नुकसान करती है इकोनॉमी को। तो ऐसा कोई भी सवाल, कोई भी स्टेटमेंट जहां आपको लगे कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, वो इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं हम लोग। मैं आपको कल बता रहा था कि इन्फ्लेशन कहते किसको है। तो इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या था भाई, याद दिलाएं। इन्फ्लेशन का मीनिंग था कीमतों में। अब कीमतों में वृद्धि जब होती है तो इसके कई नाम होते हैं, बहुत सारी शब्दावली अब यूज करनी है हमें, छोटे छोटे शब्द हैं, आप लोग पहले समझना फिर बाद में लिख लेंगे। जब कीमतों में वृद्धि बहुत धीरे धीरे हो रही हो, बहुत स्लोली कीमतें बढ़ रही हो, जैसे आज मान लेते हैं टमाटर का रेट 10 रुपए के किलो है और 6 महीने बाद वो 10.5 रुपए किलो हुआ, तो कीमतों में वृद्धि तो हुई, लेकिन उसकी गति बहुत, अगर गति बहुत धीमी होगी तो इस इन्फ्लेशन को बोलते हैं हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या नाम है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। कब हुआ क्रीपिंग इन्फ्लेशन? नाम मैंने कब बोला? जब कीमतों में वृद्धि तो हो रही है भाई, इन्फ्लेशन शब्द आगे लगा हुआ है तो कीमत तो बढ़ी है, लेकिन उसकी गति बहुत, अगर कीमतों में वृद्धि की गति थोड़ी सी तेज हो जाए, इसकी तुलना में थोड़ी तेज हो जाए, तो उसे हम नाम देते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की गति थोड़ी सी तेज हो गई है, यानी जो काम, जो कीमतों में वृद्धि 6 महीने में होती थी, अब मान लो 3 महीने में कीमत बढ़ जाती है। दोनों में कॉमन शब्द क्या है? इन्फ्लेशन। दोनों में कीमत बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन तो है, लेकिन उसकी गति का अंतर है। अगर यही गति थोड़ी और तेज हो जाए तो हम नाम बोलेंगे रनिंग इन्फ्लेशन। क्या नाम है? रनिंग इन्फ्लेशन। कीमतों में बढ़ना और थोड़ा सा तेज हो जाए तो हम बोलेंगे ये जंपिंग इन्फ्लेशन। जंपिंग इन्फ्लेशन का एक नाम और होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की जो गति है वो थोड़ी तेज हो गई है, और जब कीमतें बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने लग जाए, बहुत ज़्यादा का मतलब होता है कि आज टमाटर अगर 10 रुपए किलो है, कल 100 रुपए किलो हो गए, परसों चेक किया 1000 रुपए किलो हो गए, इतना कीमतों में अगर तेजी हो जाए तो उसे हम नाम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। क्या नाम? हाइपर इन्फ्लेशन। ये छोटे छोटे शब्द हैं, आपको बाद में यूज करने होंगे, और कल एक विकसित विकासशील का किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब में यूज करूंगा मैं। हिंदी नाम इसके आसान है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। क्या नाम है? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। बोल दो, चलती हुई मुद्रास्फीति। नेक्स्ट, दौड़ती हुई। इधर कीमतों में वृद्धि हो रही है, और ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा पहले रेंगना सीखता है, उसके बाद एक समय आता है जब पेरेंट्स कहते हैं कहां गया पता नहीं, है ना, उसके बाद वो उड़ गया, और उसको फिर पकड़ने के उस चक्कर में पूरा जीवन उनका बीत जाता है, लेकिन वो जहां उड़ा है वो कहीं और उड़ गया है। फिलहाल आगे देखें। तो ये सब कीमतों में वृद्धि के ही शब्दावली हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब है जब कीमतें बहुत धीरे बढ़ रही हो, 2-3% इन्फ्लेशन हो। जब इन्फ्लेशन 5-6% के आसपास हो तो उसे वॉकिंग कहते हैं। इन्फ्लेशन 9-8-9% के आसपास हो जाए तो नाम, डबल डिजिट क्रॉस कर जाए जंपिंग इन्फ्लेशन, और हाइपर इन्फ्लेशन में ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन हो जाती है। 100% से ज़्यादा इन्फ्लेशन की रेट जब हो जाए तो उसे हम नाम देंगे हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन बहुत खतरनाक होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम जिम्बाब्वे। क्या नाम है कंट्री? जिम्बाब्वे में मुद्रास्फीति पहुंच गई थी 4000%। कितना? समझ लो, मैं समझा रहा हूं, बाद में चर्चा कर लेना। भारत में 7% इन्फ्लेशन आती है तो अखबार की हेडलाइन बन जाता है, ओनली 7% पे, सिंगल डिजिट पे। और यहां इन्फ्लेशन, कल मैंने जो पढ़ाया था अब इसको यूज करते हैं। इन्फ्लेशन जब 4000%, यानी इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो तो परिणाम क्या निकलेगा उसका? कीमतों में वृद्धि हो रही है, और कीमतों में वृद्धि का परिणाम की मुद्रा का मूल्य 4000% अगर इन्फ्लेशन होगी तो मुद्रा की क्रय शक्ति तो लगभग समाप्त सी मानो, हाँ कि नहीं? एक लाइन मैंने कल यूज की थी कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है, मुद्रा का मूल्य घटता है, और हमें उसी वस्तु को खरीदने के लिए और अधिक मुद्रा लेके जाना पड़ेगा। ध्यान आया? मैंने बोला था कि ज्यादा मुद्रा लेके जाओगे और आउटपुट
कम आएगा, आप कम वस्तुएं खरीद पाओगे। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो जिम्बाब्वे में लोग रिक्शा भर भर के नोट लेके जाते थे, नोटों से भरा हुआ पूरा एक रिक्शा है, वहाँ ले जाके पहुँचे शॉपकीपर के पास और उससे बोला एक बर्गर दे दो, और शॉपकीपर इनको एक बर्गर दे रहा है। इतने भरा हुआ पूरा रिक्शा है, नोट ही नोट है इसमें। हाँ, भारत में आप 5-10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये तक मैक्सिमम, क्वालिटी डिपेंड करेगी। बस बस रहने दो, अभी बर्गर बेचना शुरू कर देगा। हाँ? कुछ तो चीज़ छोड़ो। हाँ जी बताएं, भारत में आप 20-50 रुपये में बर्गर खा सकते हैं? यहाँ पर आप नोटों का भर के रिक्शा लेके जा रहे हैं और मात्र एक बर्गर मिल रहा है, वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। अच्छा फिर से बताएं, मनी की वैल्यू कम हो गई, क्रय शक्ति। भारत में आप जब शॉप पे जाते हैं, आपने बर्गर खाना है या चिप्स का पैकेट लेना है, तो सामान्यतः चिप्स के पैकेट उसने दुकान के बाहर की तरफ लटकाए हुए होते हैं। आप पैसे देते, वो कहता है खुद ही निकाल लो, उसमें वो उठना भी नहीं चाहता। समझ पा रहे हैं? वो कहता है खुद ही फाड़ लो, और इंसान ट्रेंड है, वो खट से खींच देता है। डेली एक पर्टिकुलर टाइम पर ही चलता है। अब ये भारत में आप चिप्स बाहर से लिए और आपने उसको पैसा दिया, और उसने जाके पैसा अपने लॉकर में गले में रख लिया। उल्टा समझे जिम्बाब्वे में क्या होगा, इमेजिन करना आराम से। जिम्बाब्वे में आप रिक्शा भर के नोट लेके जा रहा है एक व्यक्ति, तो लॉकर में बर्गर होगा या पैसा? वो गुड्स आर मोर वैल्यूएबल देन मनी, हाँ कि नहीं? वहां पर वस्तुओं की कीमत, वस्तुओं की महत्व, वस्तुओं का इंपॉर्टेंस मुद्रा की तुलना में बहुत ज्यादा है। और अगर ये रिक्शे को नोट भरा हुआ रिक्शा पूरा रखेगा बाहर, क्या ये दुकानदार काउंट करेगा कितने हैं? 10-20 नोट कम हो, कोई फर्क? आप दूसरे शब्दों में थोड़ा इमेजिन करना, मान लो ये नोट लेके जा रहा रिक्शा भर के, आंधी आ जा रास्ते में, 10-20 नोट, कोई फर्क? किसी के पास टाइम ही नहीं ना, कौन काउंट करेगा इनको? मान लेते हैं जितने होंगे। भारत में सुबह सुबह जब सफाई कर्मचारी आते हैं तो झाड़ू लगा के कचरा साइड कर देते हैं। यहाँ पे सफाई कर्मचारी आते हैं, झाड़ू लगा के नोटों को साइड करते हैं। रोड पर इतने नोट रखे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है वैल्यू? क्योंकि मुद्रा का मूल्य बहुत कम हो गया। आप अपने बारे में सोचना, मान लो शाम का समय, थोड़ा सा अंधेरा, वैसे तो आजकल दिन में ही है नहीं, पोल्यूशन की वजह से दिन में ही अंधेरा। देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए पोल्यूशन। तो भारत में आप शाम के समय को जा रहे हो कहीं, आपने देखा, एक रास्ते में देखा 5 रुपए का एक नोट पड़ा हुआ था। जैसे ही देखा 5 रुपए का एक नोट रखा है, एक बार पहले लेफ्ट देखा, एक बार राइट देखा, और तुरंत जो है चुटकी बजा के मैजिक दिखा दिया, नोट गायब, हाँ कि नहीं? लेकिन आप सोचो, जिम्बाब्वे में ऐसा ही कोई नोट रखा होगा तो कोई व्यक्ति उसको, क्यों? क्योंकि उस नोट की कोई क्रय शक्ति, उसे वो कुछ नहीं खरीद सकता। दूसरे शब्दों में, अच्छा भारत में तो अजीब ही मामला है, लोग इस नोट को उठा लेंगे और कोई अगर टोक दे रहे क्या कर रहे हो, क्यों उठा रहे हो, बोल नहीं नहीं लक्ष्मी जी है, ऐसे ठीक नहीं रहता, नीचे रखेंगे। लेकिन ये अगर 5 रुपए की बजाय 50 पैसे का सिक्का होता तो उठाता है, माथे से लगाता, साइड में रख देता है। बहुत स्वार्थी इंसान है वो, लक्ष्मी जी की वैल्यू बराबर नहीं करता है, देखता है कि लक्ष्मी जी का मान कितना है। समझ पा रहे कि नहीं? तो खैर, वहां पर नोटों की वैल्यू कम है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। दूसरे शब्दों में, जिस देश में जितनी ज्यादा मुद्रास्फीति होगी, वहां मुद्रा का क्रय शक्ति या मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, और मुद्रा का मूल्य कम होगा तो एक व्यक्ति अपने जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। बोलो अच्छा इमेजिन करना, जिम्बाब्वे में 2-4 दोस्त मिलकर पार्टी करना चाह रहे हैं। उनको पार्टी करनी तो बहुत सारा मनी इकट्ठा करना पड़ेगा, और मैं मान के चल रहा हूँ एक रिक्शे में करीब करीब 1 करोड़ रुपए आ जाता है। कितने रुपए? 1 करोड़ में मिल रहा था क्या? एक बर्गर। अब पार्टी होगी तो खाली बर्गर से तो काम चलेगा ही नहीं। ये देखो मेन्यू बताने लग गए हैं, ये शाम का मेन्यू बता रहा है। अब पार्टी होगी, लोग इतना सब इकट्ठा करेंगे तो उनको करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। इसका मतलब ये निकला कि वहां मुद्रा का मूल्य इतना घट गया है कि लोग अपने दैनिक जीवन की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के लिए उनको करोड़ों रुपए की इकट्ठा जरूरत पड़ रही है नहीं ऐसा? लेकिन भारत में 200 रुपये में निपट जाता है। 4 लोग बैठेंगे, 200 रुपये में पार्टी कर लेंगे। नहीं, कम नहीं पड़ता है। मेरे पास आना, बताऊंगा तरीका।
कह रहा है कम पड़ जाता है। इधर सुने, अब वो क्वालिटी चाह रहा है कि ब्रिटेन वाली। हाँ? इधर समझे। हाँ जी, आगे सुने। अच्छा, सोच के देखें, जब मुद्रा का मूल्य इतना घट गया तो जिम्बाब्वे में लोग, जब चोर घर में चोरी करने आता होगा, समझ गए, क्या वो नोटों को उठा के ले जाएगा? अगर नोट उठा के ले जाने हैं तो उसको ट्रक लेके आना पड़ेगा। ये देखो, ये है चोर वाला दिमाग। क्या लाना पड़ेगा उसको? और अगर वो ट्रक ला सकता है तो वास्तव में उसको चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रक कई करोड़ रुपए का होगा। हाँ कि नहीं? इससे पता चलता है, देखो मुद्रास्फीति ज्यादा होने से क्या क्या परिणाम निकलते हैं एक आम आदमी के जीवन पर। एक बार एक भारतीय व्यक्ति जिम्बाब्वे चला गया। अच्छा, उससे भी पहले मैं आपको एक लाइन बता देता हूं। वहां की सरकार ने देखा कि एक रिक्शे में 1 करोड़ रुपए भर के ले जाने पड़ते और एक बर्गर खरीद पाते हैं। नोटों की छपाई पर खर्च बहुत ज्यादा है। बताओ है कि नहीं? इतने नोट छापो, उसकी क्रय शक्ति कुछ है ही नहीं। सरकार ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया। डीमोनेटाइजेशन में क्या होता है? पुराने नोट को हटा के इन्होंने पुराने सारे नोट हटाए और एक नोट छाप दिया। कितने का? मजाक नहीं कर रहा हूं आपको। आप सब लोग मेरे से पहले, अब मेरी बात सुनने के तुरंत बाद आप घर जाके गूगल ये सब करते रहोगे। एक नोट छाप दिया उन्होंने 1 करोड़ का। अब एक नोट 1 करोड़ का छापने से क्या हुआ? करेंसी पर प्रिंटिंग कॉस्ट, करेंसी को कैरी करना आसान हो गया। बड़ी डिनोमिनेशन का नोट छाप दिया। यह है डीमोनेटाइजेशन। तो ध्यान रखना आप लोग, डीमोनेटाइजेशन भारत में हुआ था तो प्रधानमंत्री ने लॉजिक दिया था, काला धन भ्रष्टाचार। ऐसी था। जिम्बाब्वे में डीमोनेटाइजेशन क्यों हो रहा है? कौन सी इन्फ्लेशन? नाम क्या उसका? हाइपर इन्फ्लेशन। क्या नाम है? यूपीएससी कभी डीमोनेटाइजेशन पर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अब ये भारत में हो चुका है। और जब घटनाएं लोग भूल जाते हैं तब यूपीएससी याद दिलाता है पूछ करके, निम्नलिखित में से किन किन परिस्थितियों में डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण हो सकता है? तो उसमें से एक परिस्थिति ये भी बनती है जब किसी देश में हाइपर इन्फ्लेशन हो। और आपको अगर ध्यान हो, मुझे नहीं पता आपने उस समय कितना उसको रीड किया है, पढ़ा है, नवंबर 2016 में भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ और दिसंबर 2016 में ही अगले महीने वेनेजुएला में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। वेनेजुएला में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो उसका कारण था वहां हाइपर इन्फ्लेशन थी, बहुत ही ज्यादा मुद्रास्फीति हो गई। तो अधिक मुद्रास्फीति के केस में भी डीमोनेटाइजेशन का प्रयोग किया जाता। अब मैं जो बात बोल रहा था आगे सुनते हैं। मैं कह रहा था आपसे कि वहां पे 1 करोड़ के नोट छाप दिए ताकि कैरी करना आसान हो गया। जो भारतीय व्यक्ति गया जिम्बाब्वे घूमने, वहां जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरा तो उसने देखा एक भिखारी भीख मांग रहा था। तो उससे भिखारी ने भीख मांगी। इसने कहा जाओ जाओ। इसको लगा अभी आते ही मैं बांट दूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा। इसने भगा दिया उसको। वो भिखारी दूसरे लोकल व्यक्ति के पास गया। उस लोकल व्यक्ति ने उसको भीख में दे दिया 1 नोट। 1 नोट कितने का? इंडियन आदमी ने देख लिया कि यहां तो भीख में भी। उसके बाद उसने मन बदल लिया, समझ गए? लेकिन जब मन बदल लिया उसने तो बाद में उसको एहसास हुआ ये नोट है जरूर 1 करोड़ का, लेकिन इसकी क्रय शक्ति भारत के 20-50 रुपए के बराबर ही है। हाँ या नहीं? दूसरे शब्दों में बताएं, वहां पे लोगों के पास मनी तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी क्रय शक्ति। इससे एक बात सिद्ध होती है, अमीर वो नहीं होता जिसके पास मुद्रा ज्यादा हो। समझ पा रहे हैं सेंटेंस? इकोनॉमिक्स में ऐसे बहुत सारे मुहावरे कहावतें हैं। अमीर वो नहीं है जिसके पास मुद्रा ज्यादा हो, अमीर वो है जिसकी मुद्रा की क्रय शक्ति ज्यादा हो। मीनिंग क्लियर हुआ? एक व्यक्ति है उसके पास करोड़ों रुपए है तो भी अपने जीवन का डेली का खाने का सामान नहीं खरीद पा रहा है, और भारत में 200 रुपए में शाम तक माहौल बना जाता है। नहीं, तो मुद्रा की क्रय शक्ति अधिक होना इंपॉर्टेंट है। ये सब एग्जाम्पल सुन के अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग जिस देश में रह रहे हैं हम लोग काफी अच्छी स्थिति में हैं। बोलो, भारत को मैंने कल परसों भी आपसे कहा था इन्फ्लेशन से बारे में ही, किसी देश से युद्ध करने की जरूरत थोड़ी है। आज अगर इंडिया में इन्फ्लेशन इतनी हो जाए तो किसी देश के युद्ध किए बिना इंडिया खत्म हो जाएगा। कोई भी कंट्री ऐसा ही होगा, फिर उसको तरह तरह के तरीके अपनाने पड़ेंगे। जिम्बाब्वे ने अपनी मुद्रा को हटा के डॉलर अपना लिया, अमेरिकी डॉलर। और जब आप अपनी देश की करेंसी छोड़ के किसी दूसरे देश की करेंसी अपनाते हो तो फिर आपके देश में लिक्विडिटी में जो प्लस माइनस होगा वो दूसरा देश कंट्रोल करेगा। बताओ, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप गुलाम हो गए।
इसीलिए कहा जाता है अर्थव्यवस्था को ठीक रखो, वित्तीय व्यवस्था को ठीक रखो, मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे तो आप गुलामी से बच सकते हो, आप युद्ध लड़ सकते हो सैनिकों से, लेकिन इकोनॉमी अगर कोलैप्स हो जाएगी तो उसके लिए सैनिक कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझे कि नहीं? तो हमें दोनों तरह की सिक्योरिटी रखनी होती है। अब आपको फिर से समझ आ रहा होगा, बताएं आंसर। पढ़ाने आपको उपाय मैंने पहले बता रखा है, पूछ लेते हैं एक बार। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भूमिका किसकी? बोलो। आरबीआई की भूमिका है, हमने पढ़ा है। कौन सी नीति से? अब फिर से समझना, मौद्रिक नीति एक उपकरण है जिसके माध्यम से इस मुद्रास्फीति को हम भारत में नियंत्रित करके रखे हुए। अगर आरबीआई की नीति सही ना हो तो भारत में मुद्रास्फीति 5% से बढ़ते बढ़ते 50 और 500 और 5000% पहुंच जाएगी। उसके बाद सारी अर्थव्यवस्था समाप्त। आप जितना मर्जी मेहनत करके नौकरी करके पैसे कमा लो, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करके जितने मर्जी इकट्ठा कर ले, उसकी क्रय शक्ति ही नहीं है। और जब ऐसा होगा, क्रय शक्ति ना हो कागजी मुद्रा की, तो लोग फिर कागजी मुद्रा से गोल्ड पर शिफ्ट होने लगते हैं। कारण बोलो क्यों? क्योंकि कागजी मुद्रा तो केवल आपके देश में चलती थी और गोल्ड इंटरनेशनल वैल्यूएबल कमोडिटी है, हाँ या नहीं? फिर लोग गोल्ड पे शिफ्ट होने लगते हैं। कागजी मुद्रा से लोगों का विश्वास कम जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आरबीआई या केंद्रीय बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में। और 2022 यूपीएससी ने पीटी में क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कीमत स्तर को नियंत्रित करती है? वैसे तो और भी संस्थाएं हैं, लेकिन मुख्य नाम आरबीआई का, उसमें ऑप्शन में भी आरबीआई का मेन नाम था। तो आरबीआई नियंत्रित करता है इन्फ्लेशन को। ये बात हम मौद्रिक नीति में भी पढ़ चुके हैं, और जब मैं इन्फ्लेशन खत्म करूंगा तो इसके उपाय लिखवाऊंगा, उपाय में फिर वही आ जाएगा, मौद्रिक नीति से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है। मीनिंग क्लियर? अब आपने अगर वहां मौद्रिक नीति में सही समझ लिया था, यहां आपको लगेगा जैसे रिवीजन हुआ है, हाँ या नहीं? और ऐसी टॉपिक है, सारे सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं धीरे धीरे, तो आपको एहसास होता जाएगा ये तो वही चीज पढ़ा रहे हैं जो पहले यूज करी थी। तो एक तरह से वो रिवीजन भी होगा और कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए पुरानी क्लास का सही से समझना नई क्लास को समझने में हेल्प करता है। नोट करते हैं इसको, नाम नोट करते हैं ये सारे। मुद्रास्फीति से संबंधित शब्दावलियां, हेडिंग मुद्रास्फीति से संबंधित शब्दावली। कूलिंग कम करो भाई। लिखें, पहला नाम क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। हाँ जी, कुछ डायग्राम नहीं बनाना है, नाम लिखो, एक एक दो दो लाइन लिखेंगे। डायग्राम बना के भी उतना ही समझ आएगा। हिंदी नाम लिख लेना भाई, यही नाम है हिंदी, मैं क्या कर सकता हूँ। लिखें, 2 पॉइंट लिखने इसमें। पहला पॉइंट, यह अति निम्न मुद्रास्फीति दर है। यह अति निम्न मुद्रास्फीति दर है। और दूसरा, यह सामान्यतः हाँ जी, अब आगे की लाइन में लिखाऊंगा नहीं, पहले आपसे पूछ लेते हैं। ये कल के क्वेश्चन का जवाब है, मैं लिखा दूंगा तो फिर आप याद करोगे। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जहां मुझे संभावना लगे कि ये आपको समझना चाहिए, तो हम उसको लिखाने से पहले समझाने में इंटरेस्टेड है। सब लोग सोचना, आराम से जवाब देना, आपको आंसर पता है। विकसित और विकासशील देश का कंपैरिजन करना है अब आपको। विकसित देश और विकासशील देश, आप मुझे बताओ कौन से देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी या कम होगी, और आराम से सोचना। और याद दिलाता हूँ, कल आपको एक लाइन बताई थी, इन्फ्लेशन इज नेसेसरी टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। याद है भाई? उत्प्रेरक का कार्य करती है, कल बताया था। तो आप मुझे बताओ कि मुद्रास्फीति उत्प्रेरक का कार्य करेगी, ये सोच करके अब आप आंसर बताना कि विकसित देश और विकासशील देश, कौन से देश में मुद्रास्फीति ज्यादा होगी? क्यों? विकासशील आवाज आई है, क्यों? क्योंकि अभी इस अर्थव्यवस्था को और अधिक विकास करना है, और अधिक विकास करने के लिए उत्पादक को और अधिक, उत्पादक को, उत्पादन नहीं, उत्पादक बोला, व्यक्ति बोल रहा हूं, उत्पादक को और अधिक प्रेरित करना, मोटिवेट करना।
और उसको मोटिवेट करने के लिए थोड़ी सी कीमतों में ज़्यादा वृद्धि होगी तो वो प्रोडक्शन अधिक करने के लिए मोटिवेट होगा। मीनिंग समझ पा रहे हैं? जैसे कल मैंने एग्जांपल लिया ही था 0% 4% का। अगर भारत में 1% इन्फ्लेशन हो, मान के चलते हैं 1%, तो कीमतों में मामूली सी वृद्धि हो रही है। और हम सब लोग एक एक फैक्ट्री चलाते हैं, कोई पेन की, कोई एसी की फैक्ट्री चल रही है, तो हम लोग ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है। क्यों? हमें लगता है कीमत खास बढ़ नहीं रही, लाभ कुछ होता नहीं है, प्रोडक्शन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना पैसा उठा के बैंक में रख दो, ज़्यादा सेफ है। सही है? लेकिन अगर 1% की बजाय इन्फ्लेशन 5% हो तो कीमतों में वृद्धि थोड़ी, तो हमें लगेगा नहीं नहीं लाभ बढ़ रहा है, बिजनेस को और बढ़ाना चाहिए, और दिमाग लगाना चाहिए, बिजनेस और कैसे बढ़ाए। कुछ क्लियर हुआ? आंसर बताएं सोच के। विकसित और विकासशील देश में ज्यादा इन्फ्लेशन होनी चाहिए या होती है? होती तो है ही, लेकिन होनी भी। सिद्धांत कहते हैं कि विकासशील देश में इन्फ्लेशन रेट विकसित से, अब दोबारा, विकसित देश में इन्फ्लेशन कम ही होगी। क्यों होगी? ये तो हम समझ गए, इसमें ज्यादा होनी चाहिए। इसमें कम क्यों होगी? को ये वो देश है जो अर्थव्यवस्था के विकास के टॉप लेवल पर पहुंच चुका है। हाँ, अब इसमें और प्रोडक्शन की बहुत अधिक संभावना है नहीं है। ये वो देश है जहां संसाधनों का मैक्सिमम दोहन हो रहा है ना, मैक्सिमम दोहन के उस पॉइंट पर चल रहा है। इसमें और अधिक दोहन बढ़ाने की संभावना है। तो इसका मतलब यहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी नहीं, क्योंकि यहां सप्लाई भी बहुत है और डिमांड भी। मैंने कल बताया था आपको, केवल डिमांड बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं है, केवल सप्लाई कम होना इन्फ्लेशन नहीं है, डिमांड और सप्लाई में अंतर होना चाहिए। विकसित देश वो है जहां लोगों की आय बहुत, बताओ, और यहां प्रोडक्शन भी ज्यादा है। तो जितनी डिमांड हो रही है उसके अकॉर्डिंग अगर सप्लाई हो रही है तो इन्फ्लेशन कम ही रहेगी यहां पर, और यहां अधिक विकास की संभावनाएं भी नहीं है। तो यहां का उत्पादक, विकसित देश का उत्पादक, वो कहता है मुझे अपने देश में ज्यादा उत्पादन नहीं करना, यहां तो हम पीक पे चल रहा है मामला। अब वो वहां से मनी निकाल के दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट करेगा। कुछ समझ आया? एक सवाल है, अब कल परसों अखबार में आज भी था, एफडीआई के बारे में दिया है, एफडीआई पढ़ाऊंगा बाद में। आप बताओ आंसर। देखो, आप लोग जितना इंटरेस्ट लोगे मैं उतना ही उसको खींचूंगा, है ना, उतना उसको समझाने में और एग्जाम्पल और उसकी डायमेंशन ओपन करेंगे। नहीं तो मुद्रास्फीति तो मैंने समझा दिया, अभी नाम लिखा देंगे एक एक करके। तो आप लोगों के इंटरेस्ट पे टीचर का इंटरेस्ट डिपेंड करता। तो मैं एक लाइन पूछ रहा था, बताना कि विकासशील देश है भारत, हम एफडीआई को अट्रैक्ट करते रहते हैं, विदेशी कंपनियां आए निवेश करें, तो हम क्यों अट्रैक्ट करते हैं? तो हमें अपने पर्पज पता है। लेकिन आप ये जवाब दो कि विकसित देश, अमेरिका की कंपनी एप्पल इंडिया में आके क्यों इन्वेस्ट करे? एक आवाज आई, बड़ा बाजार है। और कोई आंसर? श्रम सस्ता है। और कोई आंसर? श्रम सस्ता है, बड़ा बाजार, 2 पॉइंट मुझे समझ आए आपके। और बोलो। मैंने यहां पे एक आंसर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। वो उस देश की कंपनी है जिस देश में संसाधनों का मैक्सिमम दोहन हो रहा है या हो चुका है ना। अब वो उस देश में जाना चाहेगा जहां उसको संसाधन ज्यादा मिल पाए, और अगर संसाधन जिस देश में ज्यादा बचे होंगे उस देश में संसाधन सस्ती दर पर मिल जाएंगे। और संसाधनों में एक प्रमुख संसाधन है कौन सा? श्रम। दूसरा संसाधन है भूमि। भारत में अगर वो कंपनी आएगी, उसको एक बड़ी फैक्ट्री लगानी हो, तो नोएडा, चेन्नई, बेंगलोर, किसी आउटर एरिया में, गांव वाले किसी एरिया में बहुत बड़ी सी जमीन वो खरीद लेगा सस्ते दाम पर, बोलो, वहां वो अपनी फैक्ट्री प्रोडक्शन करेगा। वही जमीन अगर उसको अमेरिका में खरीदनी हो, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत से छोटा है, बोलो, और भौगोलिक समस्याएं भी, कहीं बर्फ पड़ रही है, कहीं बहुत तरह तरह की समस्याएं, कहीं ज्वालामुखी, अगर वो सारी समस्याओं को देखता तो उसे लगता भारत में उत्पादन करना ज्यादा आसान है। टेक्निकल शब्दों बोलें तो भारत वो देश है जहां अभी संसाधनों का दोहन करना बाकी है। भारत वो देश है जहां अभी भी संसाधनों के दोहन की संभावना है। इसीलिए विदेशी कंपनियां भारत में इंटरेस्ट लेती। तो बड़ा बाजार तो है ही, डिमांड तो है, लेकिन डिमांड के साथ साथ यहां सप्लाई करने की पोटेंशियल बहुत है। मीनिंग क्लियर हुआ सबको? ये छोटे छोटे सवाल हैं, इंटरव्यू में पूछे जाएंगे कि भारत तो एफडीआई बुलाता है कि हमें तकनीक चाहिए, हमें विदेशी पूंजी चाहिए, लेकिन इन कंपनियों को हमसे क्या चाहिए? कंपनियां क्यों आती हैं इंडिया में? तो उसका जवाब बाजार के अलावा भी जवाब है कि भारत में विकसित देश की तुलना में अभी संभावनाएं बहुत अधिक है, और विकसित देश अपने विकास के पीक पर चल रहा है। बोलो, इससे एक बात और सिद्ध होती है, बताना आंसर सोच के फिर से। भारत में इकोनॉमी की ग्रोथ रेट अमेरिका से ज्यादा ही होगी। क्यों?
अमेरिका की इकोनॉमी, इधर देखें, अमेरिका की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और वो अगर 2% भी ग्रोथ करे तो भारत की 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो कि 7% ग्रोथ करे तो भी उससे ज़्यादा ही आएगा। हाँ, और नंबर ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन अमेरिका में 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऑलरेडी है, तो ज़्यादा पोटेंशियल, अब एक केमिस्ट्री वर्ड होता है ना, सेचुरेशन लेवल आ गया, हिंदी में संतृप्त अवस्था जिसे कहते हैं, तो ऑलरेडी वो सेचुरेशन पर चल रहा है। इसलिए उसकी ग्रोथ भारत की ग्रोथ से, और इनफैक्ट भारत की जो 7% ग्रोथ अमेरिका के 2% से दिखाने में नंबर तो ज़्यादा है, लेकिन रियल में 7% हमारे लिए कम है। मीनिंग समझ पा रहे हैं? तो राजनीतिक पार्टियां नागरिकों को थोड़ा सा बेवकूफ़ बना देती हैं। देखो, भारत 7% ग्रोथ कर रहा है और अमेरिका जैसा देश मात्र 2% पर रुका हुआ है। देख लो हम अमेरिका से कितना आ गए। पब्लिक सोचती है हाँ बात तो सही कह रहा है, आखिर इसने कर तो दिया। और गेम किसी को समझ नहीं आ रहा, नंबर्स का खेल है ना, परसेंटेज निकालिए। ये 2% किसका है और ये 7% किसका, ये तो किसी को बताया ही नहीं। कुछ क्लियर समझ आ रहा है आपको? इसीलिए राजनीतिक पार्टियां करती रहती हैं, और आम आदमी उतना ना जागरूक है ना समझना चाहता। उसको तो इतना समझ में आता है 7 2 से बड़ा होता है। कुछ क्लियर हो रहा है? और फिर वो साथ देता रहता है सरकार का। देखिए, हाँ जी, क्योंकि यहां पर जो क्रय शक्ति है ना, डिमांड सप्लाई में गैप है, यहाँ पे उधर गैप कम है। आ जाएगा, वही मैं बता दूंगा, डॉलर वाले आंसर में आ जाएगा। लिखिए, हाँ चाय आ गई है, मैं पी लूंगा। बताने के लिए काफ़ी काफ़ी धन्यवाद। इसकी चीनी मत खींच लिया करो, हैं? इतना उसको गौर से चाय को देखते रहते हो, चाय आ गई करते रहते हैं। हमारा बस चले तो एक स्ट्रॉ यहीं से लगा लोगे, हैं? बनवा दीजिए, बंटवा दीजिए। अभी बंटवा रहे हैं। चाय पीने तो हवेली पे आओ। लिखो, लिखो लिखो, एड्रेस लिखो। हाँ, चाय नहीं है, कुछ तो मिलेगा। हम डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करने में विश्वास रखते हैं, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे। क्या लिखा? यह सामान्यतः विकसित देशों में पाई जाती क्रीपिंग इन्फ्लेशन। यह सामान्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। अब दूसरा नोट करते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन लिखें। इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति की दर एक अंक में होती है। मुद्रास्फीति की दर एक अंक में होती है, इकाई अंक में, परंतु रेंगती हुई मुद्रास्फीति से अधिक होती है। परंतु रेंगती हुई मुद्रास्फीति से अधिक होती। इसी में दूसरा पॉइंट यह है, यह विकासशील देशों में विकास के लिए आवश्यक है। विकासशील देशों में विकास के लिए आवश्यक है। अब तीसरा नोट करते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन। देखिए, मुद्रास्फीति की दर 2 अंकों में, परंतु मुद्रास्फीति की दर 2 अंकों में परंतु प्रारंभिक अवस्था में होती। 2 अंकों में परंतु प्रारंभिक अवस्था में होती है।
यह आर्थिक विकास, अगला पॉइंट, यह आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती, आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अगला, गैलोपिंग या जंपिंग। लिखें, मुद्रास्फीति दर 2 अंकों में, मुद्रास्फीति दर 2 अंकों में, परंतु उच्च स्तर की ओर अग्रसर, परंतु उच्च स्तर की ओर अग्रसर। सेकंड पॉइंट, यह अति उच्च मुद्रास्फीति का कारण है। यह अति उच्च मुद्रास्फीति का कारण है। नेक्स्ट, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, पहला पॉइंट, मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक होती है। मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट, मुद्रा का मूल्य निम्न स्तर पर होता है। मुद्रा का मूल्य निम्न स्तर पर होता है। नेक्स्ट, कागजी मुद्रा पर लोगों का विश्वास कम हो जाता है। कागजी मुद्रा पर लोगों का विश्वास कम हो जाता है। आगे सुनते हैं। इन्हीं शब्दावलियों में एक दो नाम और हैं। एक शब्द होता है स्टैगफ्लेशन। क्या नाम है? स्टैगफ्लेशन। देवनागरी में भी जब आप लिखोगे, हेडिंग डालोगे, तो इसी तरह से स्टैगफ्लेशन लिखना। ध्यान रखना, यूपीएससी में आप शुद्ध हिंदी वर्ड ढूंढ भी लोगे तो केवल आप ही के काम आएगा, क्योंकि वो उसकी ना जाने कौन सी हिंदी का देता है। कोशिश करना इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस जो टर्म्स है ना, वो इंग्लिश में आपको पता हो, हेडिंग पता हो आपको, बाकी समझो आप हिंदी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्म्स का नाम इंग्लिश में पता हो। आप लोग मुद्रास्फीति बोलने से ज़्यादा इन्फ्लेशन शब्द बोलो, हाँ कि नहीं? और मुझे लगता है इतनी तो आजकल बहुत कॉमन हो गया, ये तो पता होता है। अब सुनते हैं आगे। कल मैंने आपसे पूछा भी था और बताया भी, बताना आप लोग, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रही होगी तो क्या ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई? फाइनल रिजल्ट क्या आता है? डिमांड सप्लाई से, चाहे उसका कारण हो डिमांड में वृद्धि हुई हो या कारण हो तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ये इन्फ्लेशन है। और दूसरा एक शब्द है आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी, जब मंदी आती है तो उस समय सप्लाई हमेशा ज़्यादा हो जाती है ना। हमारा एक दोस्त है, उसने दुकान खोली, मैंने उससे पूछा कैसा चल रहा है बिजनेस, कह रहा है आजकल तो बहुत बुरी हालत है, मंदी है। मंदी है, इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है? आजकल उसके पास ग्राहक ज़्यादा, ग्राहक नहीं आते, मतलब डिमांड कम है। यद्यपि उसकी दुकान में सामान तो रखा है, सप्लाई अवेलेबल है, लेकिन डिमांड कम। जब इकोनॉमी में मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी दोनों स्थितियां एक साथ एक ही समय पर उपलब्ध हों तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन उच्च मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी का मिश्रण है। अब अगर मैथमेटिक्स के तरीके से पढ़ोगे तो लगेगा सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैंने इधर लिखा है डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इधर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, और मैं कह रहा हूँ दोनों स्थितियां एक ही टाइम पर एक ही देश में अवेलेबल है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैथमेटिक्स कहती है कि ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए, तो दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है ना।
लेकिन इकोनॉमिक्स में हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग क्षेत्रों में है। मान लेते हैं कि फूड सेक्टर में इन्फ्लेशन है, फूड सेक्टर में डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर मैंने मान लिया कि वहाँ मंदी है। हो सकता है ना ऐसा, अलग अलग क्षेत्रों की बात हो रही है, इसलिए पॉसिबल है। अच्छा, फिर से बताएं, मंदी की स्थिति में बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? जब बाजार में मंदी आएगी तो बेरोजगारी, तो इसको दोबारा से परिभाषा बना लेते हैं। एक और परिभाषा बन गई है। परिभाषा क्या है कि उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ जब उच्च बेरोजगारी भी होती है तो उस स्थिति को, और ये कंट्राडिक्टरी सिचुएशन है, विरोधाभासी है। अब कैसे विरोधाभासी? बहुत मुश्किल अवस्था होती है, लेकिन हमेशा हर देश में अवेलेबल भी है। आप लोग आंसर बताओ कि हमें इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, क्या करें? डिमांड ज़्यादा है ऑलरेडी सप्लाई से, हाँ, क्या उपाय होना चाहिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का? डिमांड को थोड़ा चेक करो, मैं सही बोल रहा हूँ? अगर डिमांड को थोड़ा कम करोगे तो डिमांड सप्लाई का अंतर कम हो जाएगा, तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। आरबीआई ने ब्याज दरों को बढ़ा दिया। देखो, आप पढ़ चुके हो ये पहले, इसलिए जवाब देना आपको। ब्याज दर बढ़ जाएंगी तो बाजार में मुद्रा की तरलता, अगर तरलता कम होगी तो लोगों की क्रय शक्ति, क्रय शक्ति कम तो डिमांड भी, और डिमांड कम हो गई तो डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। तो आरबीआई ने क्या किया? कठोर मौद्रिक नीति अपनाई। हाँ जी, समझ आया? लेकिन जैसे ही आरबीआई ने कठोर मौद्रिक नीति अपनाई, आरबीआई सोच रहा था कि ये सब काम होंगे और इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। पब्लिक ने क्या किया? पब्लिक ने देखा तरलता घट गई है, तरलता घटी तो लोगों ने फूड की डिमांड तो कम नहीं करी, और इधर जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड कम है, लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड और कम कर दी। आप क्या कम खरीदोगे, क्या ज़्यादा खरीदोगे, इस पर आरबीआई का कंट्रोल नहीं है। आरबीआई ने जैसी लिक्विडिटी घटाई, आरबीआई सोच रहा था लोग फूड की डिमांड कम करेंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, लेकिन पब्लिक ने क्या किया? फूड की डिमांड तो उतनी रखी, डिमांड घटा दी। किसकी? पब्लिक को लगा ये काम की चीज़ थोड़ी है, बाद में खरीदेंगे टीवी मोबाइल। कुछ क्लियर हुआ? और जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड घटाई तो डिमांड सप्लाई में गैप, और अर्थात मंदी और गहरी हो गई। तो पूरा आंसर एक साथ सुनना। स्टैगफ्लेशन एक विरोधाभासी और जटिल समस्या है, क्योंकि जब हम किसी एक स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो दूसरी स्थिति और खराब हो जाती है। अगर हम इसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो ये स्थिति और खराब हो जाएगी। इसीलिए विरोधाभासी और इसीलिए जटिल है ये। अब दिमाग में आ रहा है कि जटिल तो है, समझ आ गया, लेकिन उपाय क्या है फिर इसका? उपाय बड़ा सिंपल है। दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं तो उपाय भी दोनों के लिए अलग अलग करने चाहिए। कोई एक उपाय दोनों पर अप्लाई करेंगे तो वो कारगर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मंदी है तो इस आरबीआई इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग कुछ करे, इसमें कुछ कर सकता है तो, या सरकार इसके लिए कुछ करे। फूड के लिए अलग से नीति अपनानी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा बहुत चयनात्मक उपकरण काम आ सकते हैं। याद आया चयनात्मक? तो इसीलिए ध्यान रखना, स्टैगफ्लेशन जटिल समस्या है, और चूंकि ये दो टॉपिक को पूरा करता है, एक इन्फ्लेशन और दूसरा मंदी, दोनों टॉपिक को मिक्स कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती। पुराने टाइम में देखेंगे तो यूपीएससी में भी और पीसीएस में मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, क्योंकि दो शब्दों को मिला देता है एक साथ। नोट करते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन देखिए, इस स्थिति में उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी दर भी अधिक होती है। बेरोजगारी दर भी अधिक होती, अर्थात यह स्थिति मुद्रास्फीति एवं आर्थिक मंदी मुद्रास्फीति एवं आर्थिक मंदी का मिश्रण है।
मिश्रण है। दो विरोधाभासों का मिश्रण होने के कारण, दो विरोधाभासों का मिश्रण होने के कारण यह एक जटिल स्थिति है। यह एक जटिल स्थिति है। पैरा चेंज करके, इस स्थिति में, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था गतिहीन हो जाती, अर्थव्यवस्था गतिहीन हो जाती, क्योंकि एक और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, एक और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कठोर मौद्रिक नीति की आवश्यकता होती, कठोर मौद्रिक नीति की आवश्यकता होती। वहीं दूसरी ओर दूसरी ओर आर्थिक मंदी पर नियंत्रण के लिए, आर्थिक मंदी पर नियंत्रण के लिए विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता। अतः स्टैगफ्लेशन पर, अतः स्टैगफ्लेशन पर नियंत्रण हेतु क्षेत्रानुसार नीति बनाई जानी चाहिए। क्षेत्रानुसार नीति बनाई जानी चाहिए। आगे सुनते हैं। आप लोगों ने मौद्रिक नीति पढ़ लिया तो बताना आंसर कि अगर इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ जाए, या लिक्विडिटी से पहले ही ब्याज दरों को यूज कर लेते हैं, बताओ आंसर कि अगर ब्याज दरें कम हो जाए तो लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी बढ़ाने का पर्पज क्या है, आरबीआई ऐसा क्यों करता है? लिक्विडिटी बढ़ेगी तो निवेशक द्वारा निवेश ज़्यादा होगा क्योंकि रेट कम हो चुकी है, और अगर निवेश बढ़ जाएगा तो उत्पादन और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बढ़ जाएगी। सही है, ये हमने पढ़ लिया था मौद्रिक नीति में। दूसरे शब्दों में सस्ती मौद्रिक नीति का उद्देश्य लिखा है मैंने फिर से, आपको याद हो तो एक तरफ लिखा था सस्ती कठोर और फिर एक बनाया था डायग्राम है। तो हमने सस्ती नीति में पढ़ा था ऐसा कि अगर ब्याज दरें कम होंगी तो परिणाम है उसका कि ग्रोथ बढ़ सकती है। अब आप लोग बताओ, ये ग्रोथ बढ़ सकती है, क्या ऐसा जरूरी है कि ग्रोथ हमेशा बढ़े? क्यों नहीं? ग्रोथ हमेशा क्यों नहीं बढ़ेगी? चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। इसी के लिए कीन्स ने एक टर्म दिया है, तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल। कीन्स का कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को कम करता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा कई बार हो सकता है कि लिक्विडिटी बढ़ने के बाद भी ग्रोथ में वृद्धि ना हो। अब आप ध्यान से समझना, धीरे धीरे आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। आप लोगों ने मौद्रिक नीति में ये लाइन लिखी हुई है और अब आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लाइन हमेशा सेटिस्फाई हो ऐसा जरूरी, तो आपको कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। इसीलिए ध्यान से दोनों को समझना है, दोनों अलग अलग संदर्भ में है। कीन्स कहते हैं कि लिक्विडिटी बढ़ने के बाद भी ग्रोथ बढ़े ऐसा जरूरी। अब पूछा उनसे क्यों जरूरी नहीं है, तो कीन्स ने बोला जब ब्याज दरें घटेंगी, लिक्विडिटी लोगों के पास आ गई, लोग केवल इसीलिए निवेश नहीं कर देते कि लिक्विडिटी आ गई, पैसा आ गया, निवेश कर दो। लोग निवेश कब करते?
अपने बारे में सोचो, आप निवेश करोगे, पर्पज क्या है आपका? जब निवेशक को ये अनुमान लगे या ये अंदाजा लग जाए कि अब जो मैं निवेश करूंगा उस पर ज़्यादा लाभ नहीं होगा, तो चाहे उसके पास कितना भी एक्स्ट्रा मनी रखा हो वो निवेश। कोविड का एग्जांपल समझो। कोविड के समय में लोगों के पास काफ़ी पैसा पहले से तो रहा ही होगा, जिसके पास जो था। निवेशकों ने निवेश बंद कर दिया। क्यों? कोविड में लॉकडाउन है, जितना मर्जी प्रोडक्शन कर लो वो सामान बिकेगा नहीं, और जब वस्तुएं बिकेंगी नहीं तो प्रोडक्शन करके कोई फायदा। और उस समय तो लेबर भी अवेलेबल नहीं था, तो प्रोडक्शन करेंगे भी कैसे? हाँ या नहीं? कोविड के समय में निवेशकों ने निवेश बंद कर दिया, तो बताओ निवेश बंद होगा तो ग्रोथ भी घट जाएगी। ग्रोथ घटी, यद्यपि मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी ग्रोथ में खास वृद्धि। और कीन्स ने इस स्थिति को नाम दिया क्या? तो पूरा लाइन एक साथ सुनते हैं, ध्यान से सुनना। इसको स्टेटमेंट आ सकते हैं पीटी में, सब पीटी के काम के स्टेटमेंट है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सस्ती मौद्रिक नीति, कौन सी मौद्रिक नीति? इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने में सफल ना हो। सही है ना? ऐसा संभव है कि सस्ती मौद्रिक नीति अपनाने के बाद भी निवेश में कोई खास वृद्धि। आरबीआई उम्मीद करता है कि हमने लिक्विडिटी कम, ब्याज दरों को कम कर दिया तो ग्रोथ बढ़ जाएगी। उम्मीद करना सही है, लेकिन ऐसा ही होगा जरूरी? इकोनॉमिक्स में ना संभावनाओं का सब्जेक्ट है। संभावनाएं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड अनुमान लगाई जाती हैं। यद्यपि जो संस्था है वो तो कोशिश करती है कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आए, लेकिन जरूरी नहीं होता हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो सस्ती मौद्रिक नीति भी कभी कभी फेल हो जाती है, वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाती। कारण क्या है? कारण है कि निवेशक को लगता है कि आने वाले समय में निवेश करने से कोई खास फायदा। दूसरे शब्दों में, निवेशक को लगता है कि बजाय मैं निवेश करूं, इससे अच्छा है कि पैसा मैं घर पे रख लूं या कहीं ब्याज ब्याज पे किसी को दे दूं। कुछ क्लियर हो रहा है? तो निवेशक को जब भविष्य उज्जवल नजर नहीं आता तो वो निवेश, यद्यपि उसके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है, फिर भी वो निवेश नहीं कर रहा। और ऐसा बड़ा कॉमन है, आप अपने परिवारों में भी देखेंगे। आपके परिवार में या कहीं दोस्त रिश्तेदार में ऐसा देखा होगा, उस व्यक्ति के पास मनी है फिर भी वो निवेश नहीं कर रहा। उससे किसी ने पूछा, भाई आपके पास पैसा है, निवेश कर दो, बहुत बढ़िया मौका है। कह रहे नहीं नहीं, मौका आपको समझ नहीं आ रहा, इसमें तो नुकसान होगा, और चूंकि नुकसान होगा तो पैसा वेस्ट क्यों करे, हमारे घर पे रखा बुरा थोड़ी लग रहा है। को समझे मेरी बात? और यही जो थॉट है ना, इसी वजह से इकोनॉमी में लिक्विडिटी का एक जाल बन जाता है। अब शब्द को तोड़ते और लिखेंगे फिर इसको। लिक्विडिटी ट्रैप क्या कहता है? तरलता जाल। कि तरलता अवेलेबल है, तरलता अवेलेबल है, उपलब्ध है, फिर भी, इसी को कीन्स ने बोला नाम, लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता जाल। और ये आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हो तो आपको मिल जाएगा, ये नोट करें, तरलता जाल। लिखिए, कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है, अर्थव्यवस्था में कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब जब विस्तारवादी मौद्रिक नीति के बाद भी जब विस्तारवादी मौद्रिक नीति के बाद भी आर्थिक समृद्धि दर नहीं बढ़ती। आर्थिक समृद्धि दर नहीं बढ़ती, अर्थात तरलता में पर्याप्त वृद्धि होने के बाद भी तरलता में पर्याप्त वृद्धि होने के बाद भी निवेशक निवेश करने के बजाय निवेश करने के बजाय
धनराशि को स्वयं के पास संचित करना, धनराशि को स्वयं के पास संचित करना प्रारंभ कर देते। निवेशक निवेश करने के बजाय धनराशि को स्वयं के पास संचित करना प्रारंभ कर देते। क्योंकि निवेशकों को भविष्य में बहुत कम लाभ की संभावना दिखाई देती है। बहुत कम लाभ की संभावना दिखाई देती है। इस प्रकार सस्ती मौद्रिक नीति आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में असफल हो जाती। आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में असफल हो जाती। आप बताएं, जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी, तो व्यक्ति की क्रय शक्ति पर क्या असर पड़ेगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो क्रय शक्ति कम होगी, और क्रय शक्ति कम होगी, ये वो भोक्ता है जिसकी क्रय शक्ति कम हो गई है, तो सामान्यतः वो जहां नौकरी करेगा वो कुछ डिमांड करेगा वहां जाके, क्या? सैलरी। क्यों? एक आम आदमी की भाषा में बोले तो वो कहेगा, भाई साहब जितना सैलरी आप देते हो इससे आजकल जीवन चलता नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ गई। ध्यान से सुनना, मुद्रास्फीति दर बढ़ी तो उसने जाके डिमांड की कि मेरा वेतन बढ़ा दो, मजदूरी दर बढ़ा दो, और मान लेते हैं कि मजदूरी दर में वृद्धि कर दी उस एम्प्लॉयर ने, उसकी बात को मान लिया, एम्प्लॉयर ने मजदूरी बढ़ा दी। ठीक, अब इसका दूसरा पक्ष, अब इसको भूल जाते, फिर दोबारा सुनते हैं। जैसे ही मजदूरी दर बढ़ेगी तो उस व्यक्ति की क्रय शक्ति बढ़ेगी, वो बाजार में और ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएगा, डिमांड, और डिमांड बढ़ेगी तो बोलो, डिमांड बढ़ेगी तो कुछ क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होगी, इसकी वजह से वो जाके डिमांड कर रहा है क्या, कि मेरी सैलरी, एम्प्लॉयर ने बात मान ली, सैलरी बढ़ा दी। अब जब सैलरी बढ़ी तो ऐसा थोड़ी कि वो उतनी ही वस्तुएं खरीदेगा, सैलरी बढ़ी है तो उसका जश्न तो मनाएगा, तो बाजार में अतिरिक्त डिमांड बढ़ा देता है, और उस डिमांड के बढ़ने से इसे कहते हैं मुद्रास्फीतिक जाल। एक जाल बन गया है, और ये जाल कहता है कि मुद्रास्फीति दर में वृद्धि से मजदूरी दर बढ़ जाती है, और मजदूरी दर में वृद्धि से व्यक्ति की क्रय शक्ति और डिमांड बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से पुनः मुद्रास्फीति, और इसे बोलते हैं मुद्रास्फीतिक जाल। अब इसमें एक क्वेश्चन बन रहा है, वैसे तो ये सरल है, समझा दिया मैंने आपको। अब क्वेश्चन सुनना कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा, पहले इन्फ्लेशन 4% थी, इसने सैलरी बढ़वाई, फिर इसकी डिमांड बढ़ गई, इन्फ्लेशन कुछ 5% हो गई, और ऐसे ही चलता रहेगा तो धीरे धीरे हाइपर इन्फ्लेशन तक पहुंच जाएगा, तो ये तो बहुत खतरनाक हो गया। क्या उपाय है इसका? आराम से सोचो, देखो उपाय आपको पता होता है, आप कंसंट्रेट करके पढ़ोगे तो सब समझ में आता है। मैं आपसे फिर हिंट दे रहा हूं, मेरे क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ है, आप ध्यान से सुनो। मुद्रास्फीति पहले 4 थी, इसने सैलरी बढ़ाई, इसकी क्रय शक्ति बढ़ी, मुद्रास्फीति 5% हो गई। फिर 6 महीने बाद देखा मुद्रास्फीति 6% हो गई, ऐसे ही चलते चलते 8%, 9%, 12, 15, तो 100% इन्फ्लेशन भी तो हो सकती है। तो इसको कहीं तो रोकना होगा, तो क्या किया जाए ये रुक जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए? मौद्रिक नीति। और कुछ? और बोलो आंसर। आप बस ये सोच लो इन्फ्लेशन की परिभाषा क्या थी, उसी में आंसर है इसका। इन्फ्लेशन कब बढ़ती है, चलो ऐसे बताओ। नहीं, वो तो कीमतों में वृद्धि को इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन वृद्धि का कारण क्या होता है? डिमांड बढ़ना, डिमांड और सप्लाई में
यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, इसकी सैलरी बढ़ने से डिमांड तो बढ़ रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो क्या करें, सप्लाई को कम कर दे। आवाज आ गई कहीं से, कहीं आवाज आई है, कोई बात नहीं, आइए कहीं से आवाज कम कर दे। हाँ जी, क्या करना है सप्लाई को, अगर आप डिमांड बढ़ रही है लोगों की सैलरी से तो आप साथ साथ, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगी। कुछ समझ आया। अन्यथा अगर आप सप्लाई नहीं बढ़ा पाए, दूसरे शब्दों में सुनना, विभिन्न एम्प्लॉयर अपने अपने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाते गए और इकोनॉमी में प्रोडक्शन कांस्टेंट है, सप्लाई नहीं बढ़ रही है, तो फिर ये हाइपर इन्फ्लेशन तक बहुत जल्दी पहुंचा देगा। हाँ कि नहीं, लोगों के पास एक्स्ट्रा कैश आएगा, वो बाजार से खरीदेंगे, लेकिन बाजार में सप्लाई है नहीं, तो कीमतें बढ़ती जाएंगी। इसका मतलब है कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाता है, ये बात सरकार को पता चलती है, तो सरकार कोशिश करती है कि अब विभिन्न आर्थिक इकाइयों में प्रोडक्शन की रफ्तार भी बढ़ जाए, और अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ने के साथ साथ सप्लाई भी। ध्यान से सुने परिभाषा, यही छोटी सी लाइन है डिमांड सप्लाई वाली जो आपके सारे क्वेश्चन हल करा रही है। डिमांड बढ़ने को इन्फ्लेशन नहीं कहते, डिमांड और सप्लाई में। इसीलिए अगर हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो हमें केवल डिमांड कंट्रोल नहीं करना है, हमें उस अंतर को बनाए रखना है। मीनिंग समझ रहे, अंतर बनाए रखने के लिए, अंतर मेंटेन करने के लिए, या तो हम डिमांड को, और या फिर हमें उस अंतर को कंट्रोल करना है। तो आप लोगों को मैं जो हिंट दे रहा था, इस व्यक्ति की डिमांड बढ़ी है तो उपाय क्या है इसका, सप्लाई को अगर बढ़ा लेंगे तो डिमांड सप्लाई में अंतर एक लिमिटेड रहेगा, अर्थात हम मुद्रास्फीति जाल की समस्या को हल कर पाएंगे। और अगर हमने सप्लाई नहीं बढ़ाई तो लोगों के बीच उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ेगी, जो परिणामतः बहुत इन्फ्लेशन को बढ़ा देगी। नोट करते हैं, मुद्रास्फीति जाल। मुद्रास्फीति जाल लिखें, जब मजदूरी दर में वृद्धि होती, जब मजदूरी दर में वृद्धि होती परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति दर भी बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति दर भी बढ़ जाती, तथा इसी प्रकार जब मुद्रास्फीति दर बढ़ती, जब मुद्रास्फीति दर बढ़ती तो मजदूरी दर में वृद्धि की मांग की जाती है। मजदूरी दर में वृद्धि की मांग की जाती। इसे मुद्रास्फीति जाल कहते हैं। इसे मुद्रास्फीति जाल कहते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए निवेश में वृद्धि करके आपूर्ति बढ़ाने पर बल देना चाहिए। आपूर्ति बढ़ाने पर बल देना चाहिए। बना लो इसे।
बन गया। हाँ जी, आगे बताना। इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है तो इससे उत्पादक मोटिवेट होगा। हम्म, कल पढ़ लिया हमने ना, उत्पादक इससे, और अगर उत्पादक मोटिवेट होगा तो इससे रोजगार पर क्या असर पड़ रहा है? रोजगार में, मैं रोजगार ना बोल कैसे बोल दूं, बेरोजगारी कम हो जाएगी। तो लाइन स्टेटमेंट सुनना, मुद्रास्फीति और बेरोजगार दोनों में इनवर्स रिलेशन, और दोनों में इस इनवर्स रिलेशन को व्यक्त करने के लिए हम एक ग्राफ का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं फिलिप्स वक्र। क्या नाम है? फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र कहता है कि मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर में व्युत्क्रम यानी इनवर्स रिलेशन। जब इन्फ्लेशन कम है उस समय अनएम्प्लॉयमेंट, बोलो। अब ये समझने के लिए कल की क्लास की इन्फ्लेशन जीरो थी, याद आया? बुजुर्ग आदमी कह रहा था इन्फ्लेशन जीरो होनी चाहिए। मैंने आपको कल समझाया था इन्फ्लेशन जीरो होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट, यही लाइन है, उसी से बना है ग्राफ, सारी क्लास कनेक्टेड है। तो इन्फ्लेशन कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है। इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया, उस ग्राफ का नाम है एक फिलिप्स वक्र, लेकिन ये एक लिमिट तक काम करेगा। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ध्यान दें, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी लगातार, लेकिन क्या ये इन्फ्लेशन अगर 6-7% से भी ज़्यादा, अगर मान लो भारत में 100% हो जाए तो क्या तब भी बेरोजगारी कम होगी? अगर इन्फ्लेशन 100 हो जाएगी तो उस समय फिर से बेरोजगारी। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? इन्फ्लेशन लिमिट और कंट्रोल में होनी चाहिए, 2 से कम ना हो भारत के हिसाब से, और 6 से। इन्फ्लेशन अगर लिमिटेड होगी तो ही हम कह पाएंगे कि वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, अन्यथा तो वो हमारे लिए समस्या बन जाए। नोट करते हैं मुद्रास्फीति, सॉरी, फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र लिखिए, यह है मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर के मध्य मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को व्यक्त करता, संबंध को व्यक्त करता है। इसके अनुसार मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर में व्युत्क्रम संबंध होता है। मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर में व्युत्क्रम संबंध होता है। यदि मुद्रास्फीति दर सीमित एवं नियंत्रित हो, यदि मुद्रास्फीति दर सीमित एवं नियंत्रित हो, तो इससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी में कमी आएगी। इससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर घटेगी। ग्राफ बना लो जी।
बन गया। अभी मैं उपाय ये आगे आएंगे, मुद्रास्फीति के प्रभाव पढ़ने हमने, उत्पादन पर, रोजगार पर, आयात निर्यात भी आ जाएगा उसमें। हाँ जी, बन गया होगा। मैंने बार बार एक शब्द यूज किया है क्लास में कि इन्फ्लेशन का भारत में एक टारगेट है 4 प्लस माइनस, और इसका एक टेक्निकल नाम है, इसे हम बोलते हैं मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो इसके बारे में हम 2 लाइन लिख लेंगे, पहले सुन लो एक बार, फिर लिखना बाद में, आप हेडिंग वगैरह डालना। नाम से वैसे तो समझ में आ रहा है सीधा सीधा, मुद्रास्फीति यानी मुद्रास्फीति का एक लक्ष्य है। इंडिया में वो लक्ष्य निर्धारित किया, केंद्र सरकार और आरबीआई ने आपसी सहमति के आधार पर एक लक्ष्य निर्धारित किया, जिसको मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने स्वीकार किया, और लक्ष्य रखा गया कितना, 4 प्लस माइनस 2%। और ये 4 प्लस माइनस 2% लक्ष्य 2021 तक का था। फिर उसको आगे 5 साल के लिए, कुछ याद आ रहा है, ये मैंने लिखाया हुआ है, बस उस जगह पर मैंने ये शब्द टेक्निकल ये शब्द यूज नहीं किया, बाकी सब लिखा दिया था। उस जगह मैंने यहाँ पे एक शब्द भी लिखाया था, मुद्रास्फीति, ये 4 प्लस माइनस 2 ब्रैकेट में लिखवाया होगा, सीपीआई आधारित है नहीं। तो इस मुद्रास्फीति के टॉपिक में वो भी पढ़ लेंगे, सीपीआई आधारित क्या था, और इसका एक टेक्निकल नाम निकल के आ गया, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। एक लाइन सुनना जरा ध्यान से, क्या मैं ऐसे कह दूं, आरबीआई की जो एमपीसी है, मौद्रिक नीति समिति, याद आ रहा है? आप लोग बार बार ना 5-10 मिनट जैसे ईश्वर की आस्था करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे ही कॉपी को देख लिया करो 5-10 मिनट, आप लोगों को आने वाले समय में दिक्कत आएगी। और ये सबसे सरल तरीका, और मेरा मानना है कि अगर रेगुलर वो काम कर रहे हो, पहली बार किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ी तो उसको याद ही नहीं थी, देख देख के पढ़ रहा था, 6 महीने पढ़ता रहा, उसको रट गया, और इतनी तेजी से पढ़ता है पता नहीं चलता बोला क्या है। सही कह रहा हूँ? ये बड़े सिंपल से फार्मूले हैं, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको सर हमें नहीं पता थी ये बात। आप 15-20 मिनट का कॉपी को एक बार देख लोगे, धीरे धीरे ये टाइम अपने आप कम हो जाएगा, और 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद आपको लगेगा सर बार बार सेम चीज़ क्या पढ़े, याद है ही ऑटोमेटिकली। मैं पुरानी सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। जब आपको पहली बार मैंने मौद्रिक नीति पढ़ाया था, वहाँ ये सब लिखवाया हुआ है, याद है कि नहीं? लेकिन अब नहीं याद किसी को होता तो उसको बेचारे को क्लास में हाँ ही करना पड़ता है, ऑप्शन तो कुछ है नहीं। प्रैक्टिकली उसका नुकसान हो रहा है। आप हमें बताओगे नहीं कि सर मुझे याद नहीं है या मुझे याद है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका नुकसान हो रहा है। और पिछली क्लास को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आज की क्लास में उसके सिर दर्द होता रहेगा बार बार, ये बार बार पिछली क्लास बोल रहे हैं, वो हम भूल गए, टेंशन होगी उसको, और उस चक्कर में वो साइकोलॉजिकल परेशान हो जाएगा। अभी मैं आपकी क्लास में आया तो उससे पहले एक ऑनलाइन स्टूडेंट मिलने आया था, ऑनलाइन क्लास कर रहा है कहीं आगरा में बैठ करके, तो आके सर बोल रहा है, कह रहा है सर थोड़ा परेशानी हो रही है, मैं आपसे बस इसीलिए मिलने आया हूँ। मैंने कहा बताओ क्या दिक्कत है? कह रहा है सर इकोनॉमी की आपने जो पढ़ाया, हम क्वेश्चन करते प्रीवियस ईयर के वो तो हो जाते हैं। मैंने कहा फिर? कह रहा है सर लेकिन जब क्वेश्चन करके किताब विताब कॉपी सब बंद करके रख देते हैं, फिर ऐसा लगता है सब भूल गए हैं। हाँ जी, कुछ समझे क्या कह रहा है? अब आप बताओ क्या ये समस्या इकोनॉमी की है या साइकोलॉजिकल? और ये सबके साथ होती है, बताने वो आ गया, बाकी सब बताते नहीं है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड को हमेशा ऐसा लगता है कि हम भूल चुके हैं। तो मैंने उसका एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा यहाँ से तुम आगरा वापस जाओगे, क्या तुम्हें याद है कौन सी जगह से लेफ्ट लेना है, किधर से राइट लेना है? दिल्ली से बाहर निकलोगे तो आगे कौन सी बिल्डिंग आएगी? कह रहा सर याद तो नहीं, लेकिन अगर मैं जाऊँगा तो मुझे देख करके याद आ जाता है रोड। ऐसे ही होता है? बताओ भाई, हम जब जा रहे हैं रोड पर तो याद आता है ये बिल्डिंग आई है, यहीं से लेफ्ट लेते हैं, ये दिल्ली जा रहे हैं, हर साल इतने साल से जा रहे हैं, यहीं से लेफ्ट लेते हैं। आपने रटा थोड़ी है कि कौन सी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को देख के आपको याद आ गया। और अगर कोई व्यक्ति 15-20 साल बाद आया हो, वो जब वापस जाएगा कहेगा यहाँ तो पहले पेड़ हुआ करता था, पता नहीं बिल्डिंग कौन सी बनी, मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा। कुछ क्लियर हुआ? हम लोगों के अनकॉन्शियस माइंड में काफ़ी डेटा होता है, काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है। आप लोग अपने माइंड पे भरोसा करो कि अगर आपने किसी चीज़ को बहुत बार पढ़ लिया, क्वेश्चन कर लिए, तो अपने आप जब आवश्यकता पड़ेगी सब याद आ जाएगा, बशर्ते आपने समझा हुआ हो उसको। रटा हुआ होगा तो याद आएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो उस व्यक्ति ने रास्ता समझा हुआ है कि दिल्ली से आगरा कैसे जाएगा, तो उसको अपने आप देख करके याद आ जाता है। लेकिन अगर उसने रटा हो गई, एक बिल्डिंग यहाँ आएगी उससे लेफ्ट लेना, अगर वहाँ पे वो लेफ्ट कट बंद हो गया और वो जिसको रास्ता बता रहा है तो भटक गया वो, फिर
तो सबसे सरल तरीका है, आप लोग अपनी कॉपी को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हो। मेरे हिसाब से तो मैं भाषा सरल लिखाता हूँ, बाकी आप लोग बताओगे। लैंग्वेज तो मेरी लिखाने की सरल ही है, मुझसे ज़्यादा क्लिष्ट लैंग्वेज तो आपको प्रिंटेड नोट से मिलेगी, हाँ, और उससे ज़्यादा क्लिष्ट लैंग्वेज एनसीईआरटी की मिलेगी। तो हम लोग कोशिश करते हैं आपको सरल लिखाया जाए, लेकिन आपको रिवीजन करना। हाँ, इसको पूरा करते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म क्या था? इन्फ्लेशन का एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है केंद्र सरकार और आरबीआई की सहमति से। एमपीसी ने लक्ष्य निर्धारित किया था कितना? 4 ± 2021 तक था, अब इसको बढ़ा दिया गया आगे 5 वर्ष के लिए। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का तात्पर्य क्या है? शब्द को तोड़ते, मुद्रास्फीति मतलब कीमतों में, और उसका एक नंबर आपको अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि क्लास में मैं इतनी बार बोल दूंगा आपको वैसे ही नंबर याद हो जाता है, 4 ± 2। ये 4 ± 2 सीपीआई क्या है वो हम कल परसों तक क्लास में, मतलब अगली क्लास तक कवर कर ही लेंगे। तो मुद्रास्फीति का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, और ये एमपीसी निर्धारित करती है, मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरे शब्दों में जिसमें 3 सदस्य और 3 सरकार के, इसका मतलब सरकार और आरबीआई की सहमति से निर्धारित हो रहा है ये लक्ष्य। क्लियर है? हम जैसे जैसे, बताना, जैसे जैसे भारत विकसित की तरफ जाएगा, भारत में प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम 2047 तक विकसित बनाने का प्रयास करेंगे, जैसे जैसे भारत विकसित की तरफ जाएगा ये लक्ष्य अपने आप कम होता जाएगा, और जब ये लक्ष्य कम होगा तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना और चुनौती रहेगी, हाँ या नहीं? तो इसीलिए समस्याएं बढ़ती रहती हैं, अलग अलग अवस्था पर अलग अलग समस्याएं आती हैं। नोट कर लेते हैं इस लक्ष्यीकरण को, परिभाषा है एक तरह की, हेडिंग डाल लेते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार एवं केंद्रीय बैंक आपसी सहमति के आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तथा उसी लक्ष्य के अनुसार मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति में परिवर्तन किए जाते हैं। अच्छा, आगे लिखने से पहले 1-2 क्वेश्चन थे वो सुन लेते हैं। किसी ने पूछा चिट्ठी लिख के भेजिए। पहले तो चिट्ठी क्यों भेजते हो? आपको इतनी स्वतंत्रता दे रखी है मैंने, चिट्ठियां मत भेजा करो। दोहरे तुलन पत्र की समस्या क्या है? इंग्लिश वर्ड क्या है भाई? ट्विन बैलेंस शीट, पढ़ा दिया है। क्या समस्या है ये? उद्योगों की बैलेंस शीट खराब होगी तो उसका असर। नेक्स्ट, एक किसी ने प्रयागराज से क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन वर्कर प्रोडक्टिविटी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। हम टॉपिक पढ़ेंगे एक श्रम सुधार, उसमें श्रम से रिलेटेड सारी बात आ जाएगी, प्रोडक्टिविटी का जवाब अपने आप आ जाएगा। अभी इसको छेड़ते नहीं है, बैंकिंग पढ़ रहे हैं, इसको कवर कर लेते हैं। इन्फ्लेशन, एक क्वेश्चन किसी का आया है कि सीबीडीसी और पेटीएम वॉलेट के बीच क्या अंतर होगा? सीबीडीसी कल डिस्कस कर रहे थे। देखो, ऐसे सवाल पूछने से पहले ना, आप, मेरा ये मानना है कि अब मुश्किल से 1 मिनट अपने आप सोचो। आंसर मैं अभी भी नहीं बताऊंगा इसका। सीबीडीसी क्या है भाई? डिजिटल करेंसी। कौन जारी करेगा? बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसी भौतिक मुद्रा काम करती। सही है?
एक हमारे पास सेंट्रलाइज जो सेंट्रल बैंक ने करेंसी जारी की वो करेंसी रहेगी, बस वो भौतिक रूप में ना हो करके। क्या उसको मुझे किसी को लेन देन करने के लिए अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करनी है? नहीं, करेंसी है ना, अकाउंट से मैं ट्रांसफर करूंगा फिर तो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट चलेगा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गांव का एक आदमी जो अनपढ़ है वो ट्रांजेक्शन कर ही नहीं पाएगा, फिर तो वो व्यक्ति मुद्रा इकट्ठा कर रहा है लेकिन मुद्रा का उपयोग, तो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की आवश्यकता। लेकिन आप जब पेटीएम वॉलेट यूज करते हो तो आप क्यूआर कोड, मोबाइल नंबर और एंड ऑफ द पॉइंट आपके अकाउंट से ही तो मनी ट्रांसफर हुआ। भाई आपने पहले बैंक अकाउंट से डाला हुआ है पेटीएम के एक वॉलेट में, थर्ड पार्टी का वॉलेट है, उस वॉलेट से आप किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करते हो, इंटरनेट की जरूरत पड़ती है? डेली करते हो नहीं सब, और आपके अकाउंट से फाइनली अमाउंट डेबिट हो जाता है, ऐसे ही हुआ। लेकिन जब आप करेंसी यूज करोगे तो अकाउंटिंग पार्ट नहीं है। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन अगर होने लग जाएंगी तो आप सोच के देखो, देश की आधी जनता करेंसी यूज ही नहीं कर पाएगी। सही कह रहा हूं? आज भी भारत में जो ग्रेजुएट है उनको नहीं पता बैंकिंग ट्रांजेक्शन कैसे हो रही है, क्या भरें इसमें, एनईएफटी भरें कि आरटीजीएस भरें, चेक पे क्या लिखना है, ट्रांसफर कैसे करना है, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, उनको पता ही नहीं है। तो जो असाक्षर जनता है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा मामला। करेंसी है सीबीडीसी, करेंसी बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे भौतिक मुद्रा कार्य। तो ये सवाल तो बिल्कुल ही अलग था। पेटीएम वॉलेट, ऐसे तो आप ना जाने कितने सवाल बना लोगे। पेटीएम वॉलेट का इससे कोई कनेक्शन, वॉलेट अलग चीज है। वॉलेट आपके पास एक पर्स है, एक तरह का, आपने अमाउंट कहीं पार्क करके रखा हुआ, ऐसी है। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है। नोट करते, अब पूरा करें सेंटेंस को। क्या लिखा था? मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में परिवर्तन। वर्तमान में वर्ष 2026 तक मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य, मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य 4 ±2% ब्रैकेट में सीपीआई आधारित, सीपीआई आधारित निर्धारित किया गया है। सीपीआई आधारित निर्धारित किया गया। लिख लिया? अब आगे का जो शेष हिस्सा है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।